के दमदार ट्रेड्स में प्रकाश काबा और आशीष बहेती जी हमारे साथ बने हुए हैं। वीरू और में रहेंगे आपके साथ शो में। इसके अलावा कोटक सिक्योरिटी से अमोल अठावले और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के CIO इक्विटीज से भट्टाचार्य से, और टेक्निकल से बात होगी JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता से। साथ ही आशीष से जानेंगे कि स्विगी क्यों मना है आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। लेकिन ये सब कुछ देर में, पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर। और मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट है, और मैं ज़बरदस्त गिरावट सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि निफ्टी 200 पॉइंट नीचे है, वो तो खैर है ही सुबह से। लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए अब आप एक बार ज़रा, मिड कैप इंडेक्स 600 पॉइंट नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मीनवाइल एक बार लिस्टिंग लेकर आइए कैलिबर की, बहुत समय के बाद एक अच्छा IPO आया है और इसकी अच्छी लिस्टिंग भी हुई है। एक्सपेक्टेड भी था कि अच्छी लिस्टिंग होगी, और एक एमर्जिंग स्पेस से एक यंग प्रमोटर्स की तरफ से एक अच्छा IPO है और अच्छी लिस्टिंग है। ये इस समय करीब 18% ऊपर ये सेटल हो रहा है। तो ये हो गई आज की लिस्टिंग। लेकिन आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर। पहले गिरने वाले स्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल लीड कर रहा है उससे, अब 8.5% नीचे है मोतीलाल ओसवाल। इसके अलावा स्विगी 5.5% नीचे है। क्रॉम्पटन, केन्सटेक, वोडाफोन आइडिया 13 के नीचे आ रहा है अब, और बहुत लोग मेरे ख्याल से वोडाफोन आइडिया होल्ड करके बैठे हुए हैं। कई दिनों से इस स्टॉक में प्रेशर है, अब 13 के नीचे। केन्सटेक बैन के बाहर आया, आते ही पिटाई। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, इटर्नल, फिनिक्स मिल्स, इंटरग्लोब एविएशन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको सेलिंग दिख रही है। बाइंग कहां पर है? नुवामा 4.5% ऊपर, यूनाइटेड स्पिरिट 3.5% ऊपर, ICICI लॉम्बार्ड, सिप्ला, परसिस्टेंट, SRF और रेडिको खैतान, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको थोड़ी सी तेजी दिखाई देगी। वीरू जी, ये थी अब तक की, अगर आप देखिए बाजार की छोटी सी समरी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी काम करते हैं, ट्रेड्स पे उतरते हैं। प्रकाश का बसर, आशीष बहेती जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, ताज़ा तरीन नजरे लेके अमोल अठावले और आशीष कयाल जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार। आशीष जी, आशीष कयाल जी, आपके दो ट्रेड्स क्या है? नमस्कार वीरू और सभी दर्शकों को भी। देखिए, ओवरऑल मार्केट का रुझान प्रेशर में है, लेकिन ओवर सोल्ड भी हो चुका है। तो ऐसे में एक बाय और एक सेल साइड के साथ जाना चाहूंगा। बाय साइड पे यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसकी चर्चा हमने परसों भी की थी और आज काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मिंग दिखा रहा है। मार्केट गिर रहा है, मिड कैप में सेलिंग है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी अपसाइड पे है 3-3.5% के साथ में। तो यहाँ पर गुंजाइश है, अच्छा रुझान बन सकता है यहाँ पूरे दिन में। तो लॉन्ग पोजिशन क्रिएट की जा सकती है। टारगेट है 1540 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1420 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है प्रेस्टीज एस्टेट। यहां पर सेल की राय होगी क्योंकि शॉर्ट टर्म में प्रेशर बना है, यहां पर अपने 20 DMA को भी ब्रेक कर चुका है स्टॉक। तो यहां पर नीचे में करीबन 1510 तक स्टॉक जा सकता है। तो प्रेस्टीज एस्टेट पे सेल की राय है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1644 का, 1510 के टारगेट के लिए। ओके, प्रेस्टीज एस्टेट्स पे आपका एक सेल कॉल है। 1586 पे गजब कोलैप्स है रियल एस्टेट स्पेस में। यूएसए लगा देखें तो एक मात्र अपने शुक्रवार की रीत को निभाता हुआ अभी भी देखें पोस्ट अर्निंग्स। हालांकि 2-3 रुपए ट्रिम ये भी हुआ है, बट स्टिल आई मीन निफ्टी मीनवाइल 23622 फर्स्ट लो जो लगा खुलते साथ, दैट वाज, जिसको बाजार अमूमन टेक्निकली रिस्पेक्ट देता है, वो होता है उस गैप का लोअर एज। उसके बाद गया ऊपर, रिजेक्शन कहाँ से आया जरा मेरी वॉल पे रखिएगा। इंट्राडे हाई दैट वाज आई थिंक 23780, यानी जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। गजब सेलिंग आई और हिटिंग लोअर पैचेस नए। अब याद रखिएगा, कल 800 के बाद कहीं भी पुट राइटर्स खड़े थे, तो अभी चर्चा कर लेंगे हम कुछ देर में 23,600 और 500 पे। और जहाँ तक एवरेजेस का सवाल है, अब आपके पास कोई एवरेज नहीं है एटलीस्ट डेली पर, बाकी वीकली में बात कर लेंगे कुछ देर में। अमोल जी, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। एक शॉर्ट और एक लॉन्ग साइड के साथ जाना चाहूंगा। शॉर्टिंग में जिस तरीके का सेटअप है, मुथूट फाइनेंस जुलाई का ही फ्यूचर सिलेक्ट किया, वो 2-3 दिन का ही व्यू है, उसके साथ शॉर्टिंग के साथ जाना चाहूंगा। 2945 के आसपास चल रहा है। टारगेट निकल के आ रहा है 2825 और 2800 के। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 3000 का। कंसिस्टेंटली स्टॉक में एक डेली चार्ट्स पे लोअर टॉप फॉर्मेशन बना था। आज 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। सेटअप काफी वीक है, ये करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है।
और बाइंग साइड के व्यू में अगर मैं जाना चाहूँ तो बलरामपुर चीनी के साथ जाना चाहूंगा, 610 के आसपास है, मोमेंटम के साथ जा रहा हूँ। 640 650 के टारगेट निकल के आ रहे, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 595। नंबर वन, एक तो स्टॉक में इतना करेक्शन दिखा नहीं है, ये फेज में स्टॉक करेक्शन मिस किया। दूसरा हायर लो फॉर्मेशन के साथ जा रहा हूँ, वो अगर मेंटेन होता है तो बलरामपुर में जो अप ट्रेंड बना हुआ है वो कंटिन्यू हो सकता है। ओके, गाबा सर आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की? मेरा एक शॉर्ट रहेगा, एक लॉन्ग रहेगा। शॉर्ट रहेगा ओएनजीसी, इसमें थोड़ी फटीग नजर आता है, थोड़ा फटीग। ट्रेड करा 249.50 के आसपास और स्टॉप लगाएंगे करीब 250 का, करीब 1-1.5 रुपए का, 2 रुपए का स्टॉप है। टारगेट होगा डाउन साइड 245 ओएनजीसी भी। पसंद जो स्टॉक मुझे वो है पीआई इंडस्ट्रीज। इसमें साइडवेज मूव है, लेकिन इस साइडवेज में स्ट्रेंथ है, रेसिलियंस है। 2741 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाएंगे करीब 2726 पर और टारगेट रहेगा 2760। यस, पीआई इंडस्ट्रीज। ओके, पीआई पर बाय है। आशीष बहेती जी आपकी ट्रेड्स इस समय की? जी अनुज जी, एक काउंटर ट्रेड रहेगा सोना बीएलडब्ल्यू में, शॉर्ट की सलाह रहेगी। स्टॉक ऑलमोस्ट 5% गिर चुका है अपने आज के डे हाई से, और अब इसमें वीकनेस देखने मिल रही है, जो लॉन्ग से एग्जिट करते हुए देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है, 519 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में जो टारगेट रहेंगे इसके 498 और 488 तक के टारगेट्स इसमें नीचे देखे जा सकते हैं। दूसरा जो शॉर्ट रहेगा वो एक्सिस बैंक में, यहाँ पे भी वीकनेस बढ़ते हुए देखने मिल रही है, तो 1240 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की सलाह है। नीचे में इसमें 1190 और 1160 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, सोना बीएलडब्ल्यू पे कल भी हमने एक वीडियो दिया था कि ये थोड़ा सा यहाँ पर हाई लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और अब सब कुछ भाव में है, और आज भी वही हुआ, ऊपर खुला लेकिन फिर नीचे आया। यहाँ पर क्लियरली थोड़ा सा प्रेशर है। प्रेशर इस समय जो आ रहा है कुछ और स्टॉक्स में, उसमें एक बार रखिएगा आप वोडाफोन आइडिया को। एक बार आशीष भाई जी एक इसका भी चार्ट चेक करते हैं वोडाफोन आइडिया का। आप कोई व्यू है स्टॉक पर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी प्रेशर आया है स्टॉक में। जी अनुज जी, वैसे तो काफी एक वॉलेटाइल स्टॉक रहा है, बट जिस हिसाब से अब यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है, सभी काफी लॉन्ग सभी भी फिर फंसे होंगे इसमें। उनको तो स्ट्रिक्ट सलाह है निकल जाने के लिए इन लेवल्स पे भी। नीचे में हमें लगता है शायद वोडाफोन में 12 रुपए 30 पैसे तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। शॉर्ट किया जा सकता है इन लेवल्स पे। 13 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, मीनवाइल एक बार लेकर आइए इंडिया विक्स जरा। और अब जो पिछले 3-4 दिनों की एक आप कहेंगे ना कि कॉम्प्लेसेंस थी ना, अब वो हर्ट हो रही है। 9% से ज़्यादा का इंडिया विक्स में उछाल आ रहा है, और साथ ही निफ्टी भी रखिएगा पैरेलली, क्योंकि अब हम फ्रेश इंट्राडे लो पर हैं और 23,600 तोड़ने के काफ़ी करीब हैं। 23,612 का लो था निफ्टी का। बैंक निफ्टी भी रखिएगा एक बार ज़रा, और बैंक निफ्टी फिर से एक बार लीड कर रहा है इसको, और 56,000 तोड़ने के काफ़ी करीब हैं। 56,023 का लो था, 56,100 पर हैं हम इस समय। और इंडिया विक्स का इंटरडे एक बार फिर रख दीजिए, और इंडिया विक्स का 200 डे मूविंग एवरेज वाला चार्ट लेकर आइएगा एक बार जरा। इंडिया विक्स अब 14.67 पर है। जो हमारा कंफर्ट जोन था ना वीरू, वो 14.5 का था। 14.5 पर इसका 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस था। पिछले पिछले वेंसडे इसने इसको एक बार टेस्ट किया था, फिर वहाँ से रिट्रेस हुआ था, आज फिर उसके ऊपर निकला है। तो थोड़ा सा जो है ना इस पर भी नज़र रखनी होगी। और कच्चा तेल 100 के ऊपर टिका हुआ है। हालांकि डॉलर रुपया आज थोड़ा सा रीजनेबल है, वो बिहेव कर रहा है अपने आप को, तो होपफुली वहाँ से थोड़ा मार्केट पॉजिटिव संकेत लेकिन अभी के लिए दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ ईडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में क्या रणनीति हो। त्रिदीप जी गुड मॉर्निंग। ये क्या सब बेच के निकल जाए मार्केट से, या फिर थोड़ी सी हिम्मत बना के रखें? तो मेरे ख्याल से ये ऑलमोस्ट जो फरवरी से मार्च के बीच में हुआ उसका एक रिपीटिशन है। ऑयल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वापस से तनावपूर्ण हो गया है, ऑयल 100 के ऊपर चला गया है। ये मूवी का पहला पार्ट हमने देखा है। सो एंड जो मार्केट एक इम्पोर्टेंट लेवल्स कुछ लोग जो मानते हैं वो उससे नीचे आया है, इसलिए वीकनेस देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल फॉर इन्वेस्टर, ट्रेडर की बात नहीं करूंगा, एज एन इन्वेस्टर ऐसे मौके आते हैं जब आपको
जो कुछ शेयर्स जो नीचे मिलते हैं, ऐसे ही समय में मिलते हैं, उस समय देखना चाहिए फॉर ए 3 to 5 ईयर पर्सपेक्टिव। एक बार मार्च में मार्केट ने आपको मौका दिया था और जिस हिसाब से अगर क्रूड कुछ दिन और 100 के ऊपर रहा तो मुझे लगता है कि वापस से मार्केट एक मौका देगा जहां पे कि हमें पॉजिटिवली फॉर मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए, लेकिन रादर देन यहां से भागने का। ओके बिल्कुल। चलिए, तो ये थोड़ा सा बात हो गई ओवरऑल। अब कुछ बड़े सेक्टर्स की बात करते हैं। इस मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत रही है लार्ज प्राइवेट बैंक्स। HDFC बैंक एक बार फिर मल्टी ईयर लोज पर। ये यहाँ पर आपका क्या व्यू है अब? हम लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अंडरवेट हैं। हमारा जो ओवरवेट है वो मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ ज्यादा रहा है पिछले 1-2 क्वार्टर्स में, और वो इस क्वार्टर में प्ले आउट हुआ। लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर आप ग्रोथ को वैल्यूएशन के साथ में लेके देखें तो सिचुएशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है, इसलिए हम मिड कैप एज अ कैटेगरी और मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ खासा पॉजिटिव ध्यान रखते हैं। सो एक वैल्यूएशन पे वो अट्रैक्टिव होते हैं, एक ट्रेडिंग पॉप आता है, फिर उसके बाद वी मूव ऑन। तो पिछले 2-3 महीने में एक नीचे लेवल पे थे, वहां से रैली किए, फिर रिजल्ट्स कुछ खास ऐसे दिखे नहीं। बट ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अगर क्रेडिट ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्रेडिट ग्रोथ एट अबाउट 16 to 17%, जनरली फाइनेंशियल सेक्टर के हालत बेहतर है। उसमें उसके अंदर में जो कहीं पे जो मैनेजमेंट रिलेटेड अनसर्टेनिटी है वो क्रीप अप हो गई है, लेकिन वो बैंक स्पेसिफिक है। उसको छोड़ के फाइनेंशियल्स की हालत अभी जो है वो काफी बेहतर है क्रेडिट ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फाइनेंशियल्स में हम पॉजिटिव हैं, मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हम खासे पॉजिटिव हैं, और कुछ अदर सब सेगमेंट्स में भी। प्रदीप जी, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आई मीन 2 रोज़ 3 रोज़ पहले की ही बात है। अगर आप टू व्हीलर स्पेस की अर्निंग्स को देखें और क्या बेहतरीन नंबर्स TVS मोटर्स ने पोस्ट किए, बजाज ऑटो ने पोस्ट किए, बाजार ने अपना भरोसा भी जताया। हालांकि ये बात दूसरी है कि अब क्रूड ऐसे हालात में है कि सेंटिमेंट सब पे पड़ता है ना, आप उस माहौल से बाहर नहीं रह सकते। बट अर्निंग्स जिस प्रकार की थी, ऑटो में बहुत पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कुछ स्क्रिप्ट्स इस दौर की लोएस्ट ट्रैजेक्टरी में भी ट्रेड कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस M&M। आपका अलाइनमेंट और आपका व्यू ऑटो में क्या है? क्या क्या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के तहत आपके इस वक्त ऑटो स्पेस में आ रहा है? पॉजिटिव है। मैं कह रहा था कि ऐसे माहौल में कुछ शेयर्स, कुछ सेक्टर्स को देखने चाहिए इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वो उसमें से एक ऑटोज आता है। सही बात कहा जाए तो वर्सेस एक्सपेक्टेशन, जबकि जून के माहौल में काफी मैक्रो इकोनॉमिक क्लाइमेट नेगेटिव था, उस माहौल में भी जो ऑटोज के नंबर्स आए हैं और जो जून क्वार्टर के नंबर्स इन जनरल टॉप लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, वो ये बताता है कि इकोनॉमिक मोमेंटम फंडामेंटली स्ट्रांग है। अभी ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल बढ़ गया है, वापस वही एक सेम मार्जिन कंसर्न्स आ रहा है, तो लेकिन इस माहौल में ये सारे शेयर्स आपको सस्ते शायद मिल जाए। सो ऑटोज की तरफ मेरा रुझान पॉजिटिव है, पर्टिकुलरली OEMs विद इन टू व्हीलर्स। मुझे लगता है कि अगर एक अच्छा प्राइस मिले तो इसमें इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाना चाहिए। ऑटो पे आप देखें, आपका एक व्यू काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है। अच्छा, आपने SRF वाला कल का इंसिडेंट और नंबर्स देखे होंगे, कौन कॉल भी देखी होगी। मैनेजमेंट साफ कह रहा है ठीक है, ये फर्स्ट क्वार्टर ठीक था, बट आने वाले 2 क्वार्टर्स चैलेंजिंग रहेंगे, डिमांड एनवायरनमेंट वीक लग रहा है। तो केमिकल में कुछ बाइंग एफर्ट्स विजिबल थे। त्रिदीप जी, आपकी राय क्या कहती है? अब क्या फॉर द टाइमिंग केमिकल्स को अवॉइड ही करना चाहिए क्या इस वक्त अभी, या फिर नहीं? वो जो 2 क्वार्टर माइट भी थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं, वो प्राइस में हैं ऑलरेडी। मेरे ख्याल में केमिकल्स में मॉलिक्यूल स्पेसिफिक और कंपनी स्पेसिफिक आउटलुक लेके चलना चाहिए। जहां जो बेस प्राइसेस हैं वो पीक होके नीचे की तरफ आ रहे हैं, वहां से बचना चाहिए। लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे अभी भी अगले 3 से 4 क्वार्टर मान लीजिए या अगले 1-2 साल में अच्छा खासा रैंप अप आने की बात है, तो वहां पे होना चाहिए। इसमें केमिकल्स बहुत ब्रॉड सेक्टर है, कुछ उसमें से सेमीकंडक्टर्स में जा रहे हैं, कुछ उसमें फिनॉल में जा रहे हैं, कुछ उसमें इथेनॉल में जा रहे हैं। सो ये मॉलिक्यूल स्पेसिफिक व्यू लेना चाहिए रादर देन अक्रॉस द बोर्ड। सो केमिकल्स ओवरऑल में हम शायद न्यूट्रल होंगे या मार्जिनली अंडरवेट होंगे, लेकिन कुछ कुछ जगह हमारी पोजीशनिंग बेहतर है। ओके, केमिकल्स यहाँ पर आप थोड़ा सा एक पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं।
और कौन सी थीम्स हैं जो ईडलवाइज म्यूचुअल फंड इस समय बाय कर रहे हैं? एक तो मैंने बोला कि इस वीकनेस में मैं कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी इन जनरल के तरफ रुख फरमाऊंगा, वहां पे जहां वैल्यूएशंस और ग्रोथ इक्वेशन अर्निंग्स एस्टिमेट्स की ठीक नजर आएगी वो लेने की कोशिश करूंगा। तो उसमें एक होगा शायद ऑटो ओईएम्स, एक मेरा पॉजिटिव रुख रहेगा होटल्स की तरफ, और जनरली हाई एंड लग्जरी कंजम्पशन की तरफ अगर प्राइसेस थोड़े कम मिले आई वुड वहां पे मेरा खरीदने का माहौल बना रहेगा। मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमारी बात हुई है उसमें, और इन जनरल डिफेंस एक ऐसा एरिया है जहां पे हम पॉजिटिव हैं। इसको लेकर के, इसको छोड़ करके बाकी कुछ जो बहुत पॉपुलर एरियाज हैं लाइक कैपिटल मार्केट्स एक्सेट्रा, वहां पे थोड़ा सा हम मंदी में नहीं कहूंगा बट थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग मूड में है। मेटल्स एंड माइनिंग में भी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग मूड में है। सो ये दो सेक्टर्स ऐसे जो पिछले मेरे ख्याल से 3 से 6 महीने में चले हैं, वहां पे थोड़ा हमने प्रॉफिट लिया है। ये प्रदीप जी, कैसे क्या व्यू लिया आपने एक ऐसे सेक्टर पे जिसने बीते इस लगभग 1.5 वर्ष में सबसे अच्छा पैसा बना के दिया? फार्मा, आप फार्मा को देखिए, आप हेल्थ केयर को देखिए, लेकिन फार्मा में अब जेनरिक जिस प्रकार से टैरिफ वॉर का एक अगर आप देखें तो टारगेट बना है, हालांकि 2 वर्षों के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर एक राहत है, बट उसके बाद ऐसे में आपने डील कैसे किया अपने फार्मा पोर्टफोलियो को? देखिए, सच बात तो ये है ऑनेस्टली कि फार्मा में हम बहुत ज्यादा ओवरवेट कभी भी नहीं थे। हमारा फार्मा के अंदर में जो पॉजिटिव व्यू है वो हॉस्पिटल्स को लेकर रहा है, जो कि रीजनेबली डिसेंट किए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस वहां पे नहीं आई है। इसलिए ये जब टैरिफ की बात आती है यूएस में, इसी का हमें एक अंदाजा था और एक डर था रादर कि ऐसा कुछ आ सकता है। तो इसलिए मोर डोमेस्टिक के तरफ, डोमेस्टिक फार्मा की तरफ हमारा रुझान ज्यादा रहा है और रादर देन जो यूएस में एक्सपोर्ट करते रहे। तो इसलिए स्टॉक पिकिंग के चलते फार्मा सेक्टर में हमारी परफॉर्मेंस जो है बेहतर रही है रादर देन सेक्टोरल ओवरवेट व्यू। अच्छा, लार्ज कैप आईटी में अब सारे नंबर्स आ चुके हैं, कल इन्फोसिस के भी नंबर्स आ गए। कैसा लगा आपको ये क्वार्टर देखकर, और क्या जो मार्केट ने एक वर्डिक्ट दिया है कि अब स्टॉक्स ने गिरना बंद किया है और लोअर लेवल से रिकवरी आती है, क्या एक साइन है कि यहाँ पर वर्स्ट इज ओवर? यही इक्विटी मार्केट्स का मेरे को लगता है एक लर्निंग एक्सपीरियंस है फॉर एवरी इन्वेस्टर कि खराब रिजल्ट मतलब बहुत ज्यादा खराब शेयर प्राइस नहीं भी हो सकता है, वैल्यूएशंस भी मैटर करता है। सो इसको 2 भाग में अगर आप देख लें, मेरे ख्याल में वैल्यूएशंस तो काफी अट्रैक्टिव है। अर्निंग्स में जो टर्न अराउंड है वो अभी भी नहीं दिख रहा है, और पर्टिकुलरली आज या पिछले 1-2 दिन में जो नंबर्स आए हैं उससे हमें यही समझ में आता है कि नंबर्स का बॉटम आउट होना अभी बाकी है। तो इसलिए ऐसे माहौल में क्योंकि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, ये गिरेंगे ज्यादा नहीं, लेकिन उसको आउट परफॉर्म करने के लिए एक अर्निंग्स की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। वो मुझे लगता है अभी 1-2 क्वार्टर और आगे, और उसमें 1-2 क्वार्टर की वीकनेस शायद और रहेगी। तो इसमें हमारा एक मार्जिनल अंडरवेट पोजीशन है, क्योंकि वैल्यूएशन सपोर्ट है इसलिए बहुत ज्यादा अंडरवेट नहीं है, और अर्निंग सपोर्ट नहीं है इसलिए ओवरवेट नहीं है। तो ये ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं कि इंक्रीमेंटली अगले 2 से 4 क्वार्टर में जब भी अर्निंग सपोर्ट का ऐसा एक्सपेक्टेशन बने कि अब शायद बेहतर हो, वहां पे हम एक पॉजिटिव व्यू लेने की सोचेंगे, पर अभी फिलहाल मार्जिनल अंडरवेट लेके चल रहे हैं। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिदीप जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए हमें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के एक एक्सीडेंट ऑफ द डे की। स्विगी फॉरेन शेयर होल्डिंग की पर कैप लगाया इन्होंने 49.5% पर, लेकिन इसकी वजह से स्टॉक गिरा क्यों इतना, ये आशीष से समझते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, और बड़ी गिरावट है, आज का बड़ा एक्सीडेंट है, 6% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मार्केट जब से शेयर होल्डिंग का अपडेट आया था तब से आप देखें तो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक था कि इनके क्विक कॉमर्स बिजनेस के लिए ये डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है, लेकिन एक ही खबर के 2 पहलू, और जो दूसरा वाला है वो ज़्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आया। अब इन्होंने फॉरेन ओनरशिप जो है 49.5% पर कैप कर दी, और इसी के साथ अगर आप देखें तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है यहाँ पर शेयर होल्डर से आगे जाकर ये मंजूरी लेंगे,
और पहले जो मार्केट प्लेस का इनका मॉडल चलता था क्विक कॉमर्स में, अब वो इन्वेंट्री लेड मॉडल, यानी जैसे ब्लिंकिट करता है बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलेंगे। और ये बड़ा सिग्निफिकेंट होता था क्योंकि स्विगी में आप देखें तो जितनी भी वैल्यूएशन है ये सिर्फ फूड डिलीवरी की है, लेकिन अगर थोड़े से मार्जिन इंप्रूवमेंट यहाँ पर होते हैं तो ब्रोकरेजेस थोड़े से कंस्ट्रक्टिवली बुलिश हो जाएंगे इनके क्विक कॉमर्स कारोबार को भी लेकर। लेकिन अब सीधे आते हैं कि क्यों आज बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। दरअसल आप देखें तो जो ओनरशिप का कैप लगा दिया है 49.5% के आसपास, इसके हिसाब से अगर आप देखें तो जो पैसिव फ्लोज हैं इंडेक्स के, वो अगर आप देखें तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। और इसी के साथ आप देखें तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी लिया जाएगा और 18 अगस्त को यहाँ पर बोर्ड जो है एजीएम करेगा और उसके बाद यहाँ पर शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया जाएगा। लेकिन इसी के चलते अगर आप देखें तो जो ग्लोबल इंडिसेस में इस स्टॉक को शामिल किया जाता था, अब वो मूव थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। और ख़ासतौर पर आप देखें तो जो MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स है, यहाँ पर तकरीबन 125 मिलियन शेयर्स का आउटफ्लो, यानी तकरीबन आप समझ लीजिए कि $340 मिलियन के आसपास का एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। सिमिलरली आप देखें तो FTSE के भी जो फ्लोज हैं ये काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे और इसी के चलते आप देखें तो स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको नजर आई है। तो स्विगी आप देखें तगड़ी गिरावट 246 इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी को हिट करता हुआ। आशीष शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मार्केट सेट डे लो 23615, बैंक निफ्टी करीब 56,110। अच्छा एक बार डॉक्टर साहब वो रेस्ट ऑफ एशिया जरा रखिएगा, वहाँ पे क्या हो रहा है? क्योंकि एज ऑफ नाउ दैट IT फैक्टर वो थोड़ा शुरू में परसिस्ट कर रहा था। TCS HCL टेक्नोलॉजीज एक तरफ से कमान संभाले हुए थे, बट नाउ यस वो है, बट निक्की को देखिए 3% नीचे लाइए यार, पढ़ने तो दीजिए कम से कम एक बार। निक्की को देखिए जरा एक बार, 3% कॉस्ट पे अगर आप देखें तो इस वक्त 400 5.5। पहले ये था ना कि हम किसी चीज़ का एडवांटेज लेते थे, क्रॉस कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये इतना ख़राब माहौल है कि इवन द क्रॉस कॉम्बिनेशंस वो भी काम नहीं कर रहे। आशीष चतुर्मोता जी हमारे साथ जैन फाइनेंशियल से जुड़ चुके हैं। आशीष जी देखते हैं आप कैसे देख रहे हैं 5 दिन में क्या हालात बदल गए हैं ना। एक तरफ हम ICICI बैंक के नंबर्स थे अच्छे, स्ट्रॉन्ग थे, रिलायंस के नंबर का वेट था, लेकिन हर चीज़ अगर आप देखें 5 दिन में काफ़ी ख़राब सी लग रही है। क्रूड एट 101 अभी, अब हम अगले 10 दिन के अपने आप को अप्रोच कैसे करें, बोथ ट्रेडर और इन्वेस्टर? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए बिल्कुल बहुत ही एक काफी अनसर्टेनिटी पिछले कुछ दिनों में डेवलप हुई और जिस तरह से क्रूड ने वापस $101 को रीटेस्ट किया और साथ ही साथ जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में AI डेटा सेंटर रिलेटेड जो पूरी थीम थी उसमें भी एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमें देखने को नजर आ रहा है, चाहे वो ताइवान हो, कोरिया मार्केट हो या US में हम एप्पल वगैरह की बात करें। और जो राइजिंग कंसर्न है वो है वेरी स्ट्रॉन्ग केपेक्स जो ये सारी कंपनीज कर रही है और इसके सामने जो आने वाली रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो काफी डिम इस समय पे नजर आती है, जिसके चलते हमें लगता है कि मार्केट काफी अनसर्टन वहां पे बना हुआ है। और साथ में जब ये वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है ये अगर से फर्दर यहाँ पर पे थोड़ा सा बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली सभी मार्केट्स को देखने को नजर आएगा। हमारे मार्केट्स में आप देखिए हमने बहुत दिनों तक कोशिश की अपने 200 डे मूविंग एवरेज को मेंटेन करने की, एटलीस्ट बैंकिंग के सेक्टर में। आज वहां पर भी एक ड्रॉप हम देख रहे हैं और निफ्टी तो ऑलरेडी 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूं कि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का माहौल है और मैं एक वेट एंड वॉच की अप्रोच इस समय पे मेंटेन रखूंगा। 23,500 23,400 ये पिछले कुछ सपोर्ट बने हुए थे, अगर से ये सपोर्ट ब्रीच होते हैं तो फर्दर वीकनेस रूल आउट नहीं की जा सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ी वेट एंड वॉच की अप्रोच और कोई जल्दबाजी इस समय ना लॉन्ग की ना शॉर्ट की हम एडवाइस करेंगे सभी इन्वेस्टर्स को। अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स ठीक है, आज हमें कुछ खरीदना नहीं है, बाइंग नहीं करनी है, अगले 5 दिन और नहीं करनी है, बट जो होता है ना अलाइनमेंट स्टॉक्स का, अर्निंग्स के आधार पे स्ट्रॉन्ग कौन से नजर आ रहे हैं आपको? या फिर दूसरा प्रश्न करूं, इसी प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे अंदाज में पूछता हूं, वो जो क्रूड प्रूफ स्टॉक्स होते हैं जिन पे क्रूड का बहुत प्रभाव नहीं होगा, उनको लेकर आपका आउटलुक क्या है? तो देखिए कुछ डिफेंसिव स्पेस तो ऐसे माहौल में एटलीस्ट रिलेटिव परफॉर्मेंस बेटर करेंगे, एब्सोल्यूट करेंगे नहीं करेंगे तो बाजार की अब उस पर देखने को नजर आएगा, बट डेफिनेटली रिलेटिवली वो बाजार से बेहतर हो सकते हैं। तो सबसे पहली थीम होगी मेरे हिसाब से हॉस्पिटल स्टॉक्स। तो हमारे जो मार्केट में एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर में, लार्जर प्लेयर्स स्मॉलर प्लेयर्स को कंटिन्यूसली अक्वायर कर रहे हैं एट अ वेरी
लेस और रीजनेबल वैल्यूएशन, और कहीं ना कहीं इन हॉस्पिटल्स की 3 जो क्रिटिकल चीजें वो इंप्रूव हो रही है। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कम हो रहा है, मिक्स जो है वो चेंज हो रहा है टुवर्ड्स हायर मार्जिन साइड, और तीसरी बात ऑक्यूपेंसी रेट्स बढ़ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल हमारा मानना है कि हॉस्पिटल सेगमेंट काफी अच्छा करेगा। यहाँ पर पे लार्ज हॉस्पिटल में मैं बात करूँ तो अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स जैसे स्टॉक काफी अच्छे लगते हैं। मिड एंड स्मॉल में अगर से हम देखें तो एस्टर डीएम या पार्क मेडी जैसी जो कंपनीज है वो काफी इंटरेस्टिंग नजर आती है। दूसरा, डेफिनेटली फार्मा से रिलेटेड एक अनसर्टेनिटी हमें जेनरिक साइड पर देखने को नजर आई है, बट अगर से यही चीज हम थोड़ा सा स्पेशलिटी या थोड़ा सीडीएमओ स्पेस पे देखें, सीआरडीएमओ स्पेस पे देखें, तो वो अभी भी हमें लगता है थोड़ा सा एक इस पूरे अनसर्टेनिटी से काफी सेफ है, और जिसके चलते हमें लगता है कि डिप्स में नवीन फ्लोरिन, बायोकॉन, लॉरस लैब जैसे जो स्टॉक है वो काफी मुझे लगता है अट्रैक्टिव नजर आएंगे। तो मुझे लगता है ये जो 2 स्पेस है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तीसरी, डिफेंस स्पेस, यहाँ पर पे जिस तरह से गवर्नमेंट का कंटिन्यूस फोकस बना हुआ है, ऑर्डर इनफ्लोस काफी स्ट्रांग है, और जिस तरह से हम डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग दोनों साइड पे काफी फोकस कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिफेंस ये एक बास्केट होगा जो मुझे लगता है बायन डिप्स के रडार पे जिनको हम देखते हैं और जो स्ट्रक्चरली काफी पॉजिटिव नजर आते हैं। चलिए, तो आपका अगर आप देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक ये व्यू। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स में बैठने के लिए। मार्केट्स एट डे लो, इट्स 23621, और निफ्टी बैंक एट डे लो। निफ्टी आईटी भी अगर आप देखें अपसर रख रहा है, बचा कुछ नहीं है इस वक्त, सब पे दबाव है। खैर, ऐसे माहौल में आपका कोई प्रश्न हो, इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, नो डाउट अबाउट दैट, कुछ प्रश्न आपके होंगे, अगर आप पूछना चाहें अपने प्रश्नों के उत्तर एक छोटे से अंतराल के बाद श्रेया और कंचन के साथ जुड़िए टेरेस हॉटलाइन में। नमस्कार।